My dear student, today I am continuing with the series of Delhi Sultanate. This is the second part of the Delhi Sultanate. In the first part, I have covered three dynasties: Ghulam dynasty, Slav dynasty, Khilji dynasty, and Tughlaq dynasty. After Tughlaq dynasty, I have included a point, इन्वेशन ऑफ द तमरलैन और तैमूर का आक्रमण मैंने यहाँ तक कवर किया था। अब मैं आगे सैयद वंश को लेके आगे बढ़ूँगा। इस वीडियो में मैं दो वंश को कवर करूँगा, एक सैयद वंश और एक लोधी वंश। इसका फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है, और इससे पहले मैंने एक सीरीज बनाया था जिसमें 1919 से लेके 1947 तक इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। और इस पूरे वीडियो में मैंने इतने सिंपल शब्दों में लिखा है, इसको हर एक घटना को इंक्लूड किया है और एक कहानी के रूप में मैं आपको सुनाऊंगा। आपको करना क्या है, बस गौर से इस वीडियो को देखना है। बाकी मैं गारंटी देता हूं कि आपको बिना याद किए ये सारे कंसेप्ट दिमाग में आ जाएंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं। सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक माना जाता है? 1414 से 1451 तक सैयद वंश माना जाता है। इसका पहला शासक जो था जिसने सैयद वंश की स्थापना की वो खिज्र खान था। खिज्र खान का शासनकाल कितना से कितना माना जाता है? 1414 से 1421 तक खिज्र खान का शासनकाल माना जाता है। खिज्र खान था कौन? कहा जाता है कि जब तमरलैन या तैमूर लंग जो था वो भारत आया था 1398 ईस्वी में, तो उसके साथ उसके सहायक के रूप में खिज्र खान भारत आया था। तैमूर लंग का उद्देश्य यहाँ पे राज्य की स्थापना करना नहीं था, वह लूटपाट करने तथा लोगों में दहशत फैलाने आया था। उसके बाद वह भारत से लौट जाता है, पर उसने खिज्र खान को अपने लूटे हुए राज्य से मुल्तान, लाहौर और दयालपुर को खिज्र खान को सौंप देता है। फिर क्या होता है? 1404 ईस्वी में तैमूर लंग की मृत्यु हो जाती है और ऐसा कहा जाता है कि 1413 ईस्वी तक तैमूर लंग के आक्रमण के बाद लास्ट तुगलक सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, और उसके डिसेंडेंट जो भी हुए वो गद्दी को 1413 ईस्वी तक संभालने में सफल हुए। बट 1414 ईस्वी में खिज्र खान सैयद वंश की स्थापना के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठता है 1414 ईस्वी में। ये मैंने हिंदी में भी लिखा है, आप इसे देखिए, समझिए। खिज्र खान ने कभी भी खुद को अलाउद्दीन खिलजी, जिस तरह अलाउद्दीन खिलजी खुद को सुल्तान नहीं कहता था, उसी तरह दिल्ली सल्तनत का ये भी एक शासक था जिसने खुद को सुल्तान नहीं कहा। वह खुद को कहता क्या था? फिर रैयत ए आला। वह खुद को क्या कहता था? रैयत ए आला कहता था। बट क्या होता है? 20 मई 1421 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब खिज्र खान का शासनकाल 1421 से लेकर 1414 से लेकर 1421 तक होता है। इसके मरने के बाद मुबारक शाह गद्दी पे बैठता है। और मैं आपको बता दूं, खिज्र खान ही एक सैयद वंश का ऐसा शासक था जो कि योग्य था। इसके बाद जो भी शासक हुए वो अयोग्य थे, उसके बाद जो हुए वो महाअयोग्य हुए। इसी तरह हर एक जो भी आगे आते गए वो सारे के सारे अयोग्य में जोड़ते चलिए अयोग्य को, इस तरह के वो बने। तो मैं बात करता हूँ मुबारक शाह का। मुबारक शाह खिज्र खान के मरने के बाद उसका बेटा मुबारक शाह गद्दी पे बैठता है। कब बैठता है? 1421 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है। हाँ, इसने क्या किया जो इसके पिता ने नहीं किया वो इसने किया। इसने खुद को सुल्तान बोला, इसने नए सिक्के चलाए। ये बात मैं हिंदी में भी लिखा हूँ, आप इसे देखिए। फिर क्या होता है कि मैं बात कर रहा हूँ मुबारक शाह की। मुबारक शाह ने एक शहर की स्थापना की। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। इसका नाम क्या रखा? मुबारकाबाद। आपको ये समझ में आ रही होगी। इसके बाद मैंने एक बुक
लिख के रखा है तारिक ए मुबारक शाही। याहिया बिन सरहिंद जो राइटर था, जिसने मुबारक शाह के जीवन के बारे में लिखा है कि उसने किस तरह से दिल्ली सल्तनत को संभाला। फिर क्या होता है, इसका एक वजीर था, एक इसका प्राइम मिनिस्टर था वजीर, जिसका नाम था सरवर उल मुल्क, जो इसके विरोध में चला गया। हर बार यही होता है, किसी भी सम्राट का अगर पतन हुआ है तो मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि उसका ही कोई अपना उसके विरुद्ध चला जाता है। हुआ इसके भी साथ वही हुआ मुबारक शाह के साथ। इसका जो वजीर था सरवर उल मुल्क, उसने क्या किया, एक ग्रुप को फॉर्म किया और ख़ुद उसका नेतृत्व किया, तथा उस ग्रुप ने 19 फरवरी 1434 ईस्वी को मुबारक शाह को मार दिया। मुबारक शाह की मृत्यु के बाद अब उससे भी ज़्यादा अयोग्य शासक मोहम्मद शाह गद्दी पे बैठा। वह कौन था? मोहम्मद शाह मुबारक शाह का बेटा था, एडॉप्टेड सन था, मीन्स वो दत्तक बेटा था। और उसने खुद को क्या बोला? रंगीला बादशाह। खुद को नहीं, मतलब उसे कहा ही जाता था रंगीला बादशाह, क्योंकि वो भर दिन अय्याशी में लगा रहता था। उसे सत्ता से कोई भी मतलब नहीं था, उसे शासन चलाने का कोई भी गुण नहीं था। एक्चुअली हुआ भी यही था कि सरवर उल मुल्क ने किसको मारा था? मुबारक शाह को मारा था, बट वो डायरेक्ट आगे नहीं आ सकता था, इसीलिए उसने सत्ता पर किसे बैठाया? मुबारक शाह को बैठाया। एक्चुअली सारा पावर किसके अंदर था? सरवर उल मुल्क के पास था, जो कि किसका वजीर था? मोहम्मद शाह के पिता मुबारक शाह का वजीर था। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जिसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है मीरन भद्र करके एक आदमी था। इस सब ने मोहम्मद शाह को, उसके पिता मुबारक शाह को मारने में सहायता किया था। इसीलिए सरवर मुल्क को तो पूरा सत्ता ही मिल गया, और फिर मीरभद्र को मोइन उल मुल्क की उपाधि दी गई। बट होता क्या है कि एक कोर्टियर था, एक बहुत ही वफ़ादार आदमी था मुबारक शाह का, जो कि मोहम्मद शाह के पिता थे। उसका एक बहुत ही वफ़ादार आदमी था जिसका नाम था कमाल उल मुल्क। अब ये कमाल उल मुल्क किसके साथ हो जाता है? मोहम्मद शाह के साथ हो जाता है। मोहम्मद शाह को भी ये एहसास होता है कि वो सरवर उल मुल्क का एक कठपुतली सरकार बन के काम कर रहा है, इसीलिए उसने मुबारक शाह और मोहम्मद शाह और कमाल उल मुल्क दोनों एक साथ आते हैं, और इन दोनों ने फिर से एक षड्यंत्र रचा, जिसमें किसके मारने की बात किया गया? सरवर उल मुल्क के मारने की बात की गई। फिर उसे मार भी डाला। उसी समय जब मोहम्मद शाह गद्दी पे था, तो उसी समय एक मालवा का सुल्तान था जिसका नाम था महमूद, जिसने दिल्ली पे आक्रमण किया। और उस समय तक मोहम्मद शाह के साथ कोई भी नहीं था। मोहम्मद शाह बहुत ही अपने को निस्सहाय घोषित समझने लगा। बट उस समय एक अफ़गानी शासक था जो कि पंजाब और सिंध में राज्य कर रहा था, जिसका नाम था बहलोल लोदी। और उस बहलोल लोदी ने मोहम्मद शाह का इस बुरे वक्त में हेल्प किया, और जो मालवा का महमूद था उसे हराया। आप इस नाम को याद रखिएगा, बहलोल लोदी, क्योंकि आगे जब सारा सैयद वंश का शासन एंड होगा, तो यही बहलोल लोदी राजवंश की स्थापना करेगा। तो यहाँ पे आप समझ गए कि मालवा का महमूद
दिल्ली पर आक्रमण करता है। बहलोल लोदी मोहम्मद शाह का साथ दिया। बहलोल लोदी था कौन? एक अफ़गानी था जो उस समय सिंध और पंजाब पे शासन कर रहा था। उसने मोहम्मद शाह का साथ दिया और मालवा के महमूद को हराया। अब होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली फिर मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है 1445 ईस्वी में। इस तरह से तीन शासक को मैंने पढ़ा, खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जैसा कहा था कि खिज्र खान के बाद कोई भी शासक योग्य नहीं था। अब इसमें महा 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 अयोग्य लगा लीजिए। ये शासक कौन था? अलाउद्दीन आदिल शाह। इसका कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 1445 से लेकर 1451 तक अलाउद्दीन आदिल शाह का कार्यकाल होता है। अब अलाउद्दीन आदिल शाह किसका बेटा था? मोहम्मद शाह का बेटा था। जो खुद ही रंगीला बादशाह है, उसका बेटा कैसा होगा? ये कायर भी था। अब क्या होता है कि इसकी कहानी तो और इंटरेस्टिंग है। इसके अलाउद्दीन आदिल शाह को अपने ही वजीर हामिद खान के साथ लड़ाई होती है, मनमुटाव होता है और इसी चीज़ से उब कर वो बदायूं चला जाता है। भला कोई रूलर ऐसा कर सकता है क्या? अब बदायूं क्यों गया? क्योंकि बदायूं में पहले ये शासक था। जब मोहम्मद शाह गद्दी पे था तो ये बदायूं में शासक था और ये अपने ही वजीर से तंग आकर कहाँ चला जाता है? बदायूं चला जाता है और वहीं यह बस गया। फिर बात करते हैं कि गद्दी तो खाली हो नहीं सकता, आदिल शाह बदायूं चला गया तो यहाँ के गद्दी पे कौन बैठा? उसने अपने ब्रदर इन लॉ, अपने साला, उसका 2 साला था, एक सहना सहर और एक आमीन कोहथे या कोहथे कहा जाता है। इन दोनों को राजगद्दी सौंप दिया। फिर क्या होता है, दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं पूरे दिल्ली पे अधिकार जमाने के लिए, पूरे दिल्ली सल्तनत पे अधिकार जमाने के लिए ये दोनों आपस में फाइट करते हैं। और इसमें से सहना सहर इसे मार देता है और आमिर कोहथे इसे पब्लिक मार देती है, इसे जनता मार देती है। इस तरह से मैंने लिखा है कि उसने अपने राज्य को अपने साले सहना सर तथा आमिर कोहते को सौंपा। वे दोनों आपस में लड़ते हुए क्या हो गए? मारे गए। फिर बात करते हैं लोडी डायनेस्टी की। लोडी डायनेस्टी कब से कब तक? मैंने जैसा कहा था बहलोल लोदी यही आएगा यहाँ पे। तो बहलोल लोदी मौके का ही तलाश में था कि उसने जो सहायता किया था मोहम्मद शाह का, तो मोहम्मद शाह के बाद उसकी नज़र दिल्ली सल्तनत पे थी, बट वो तुरंत का तुरंत राजगद्दी पे नहीं बैठा। वह इंतज़ार किया और 1451 ईस्वी में जब कोई भी आदमी सत्ता में नहीं था, जब सत्ता कमज़ोर पड़ गई थी दिल्ली सल्तनत की, तब वह दिल्ली का सुल्तान खुद को घोषित करता है और वह खुद को गाजी कहता है। वह खुद को क्या कहता है? गाजी। ये किसकी बात हो रही है? बहलोल लोदी की। इसका कार्यकाल कब से कब तक है? 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। फिर एक बुक का नाम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तारीख ए दाऊदी। ये बुक किसने लिखा था? अब्दुल्लाह ने लिखा था। इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो बहलोल लोदी के बारे में जानकारी मिलती है। इसने खुद को गाजी कहा था और तारीख़ दाऊदी इसी की एक किताब थी जिसको अब्दुल्लाह ने लिखा था और बहलोल लोदी के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अब एक बात आता है, भला इतना आसानी से किसी को गद्दी कैसे मिल सकता है? आदिल शाह की एक बेटी थी जिसका नाम था बीबी राजी। उसने किससे शासन कर लिया, किससे शादी कर लिया? महमूद शाह। अब महमूद शाह कौन था? तो कंटेम्प्रोरी जिस समय
यहाँ पे बहलोल लोदी और यहाँ पे सैयद वंश था। उसी समय लोदी वंश आने के समय ही जौनपुर में सरजी सुल्तान राज्य किया करते थे और वो सरजी सुल्तान मोहम्मद शाह से बीबी राजी ने क्या कर लिया, शादी कर लिया। बीबी राजी कौन थी? लास्ट एम्पायर जो था किस वंश का? सैयद वंश का, अलाउद्दीन आदिल शाह, उसकी बेटी थी। अब होता क्या है फिर से, अब सरजी सुल्तान इसीलिए तो उसने शादी किया था कि उसके पिता के राज्य को जो बहलोल लोदी ने आसानी से अपनाया था उस पे हासिल कर सके। लेकिन क्या होता है, फिर दोनों के बीच में लड़ाई होती है। सरजी सुल्तान महमूद शाह और बहलोल लोदी के बीच में लड़ाई होती है और इस लड़ाई में यूं तो जीतता महमूद शाह ही, बट फिर से वही कोई ना कोई तो छल करेगा ही। उसका जो सेनापति था दरिया खान, उसने बहलोल लोदी का सहायता किया और लोदी ने किसे हराया? सरजी सुल्तान महमूद शाह को हराया और दिल्ली के गद्दी पे परमानेंटली बैठ गया, पुनः गद्दी हासिल कर ली। अब इसने क्या क्या काम किया? मैं बात कर रहा हूँ किसका? बहलोल लोदी का। इसने ग्वालियर को जीता और फिर जब वो ग्वालियर विजय के बाद वह जब दिल्ली लौट रहा था तो रास्ते में ही ड्यू टू लुक लिखा गया है, आप इसे सही कर लें, लू लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है 12 जून 1489 को। किसकी मृत्यु हो जाती है? बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है। ग्वालियर अभियान पे गया था, फिर वहाँ से दिल्ली लौट रहा था, उसी के बीच में उसे लू लग जाता है, वह बीमार पड़ जाता है और 12 जून 1489 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बहलोल लोदी के बाद अगला शासक कौन बनता है? सिकंदर लोदी। अब इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक कौन शासन करता है? सिकंदर लोदी। एक्चुअली इसका नाम सिकंदर लोदी नहीं था, हम आगे पढ़ते हैं। इसका नाम निजाम खान था, जो कि किसका बेटा था? बहलोल लोदी का ही बेटा था। इसने गद्दी पे बैठा, 1489 ईस्वी में गद्दी पे बैठा तथा अपना नाम क्या रख लिया? सिकंदर लोदी रख लिया। और इसने सबसे महत्वपूर्ण काम किया था जौनपुर, उस साइड तो उसका शासन था ही। इसने बिहार को भी अपने राज्य में मिला लिया। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। इसने क्या क्या काम किया? अगर आप बात करें लोदी डायनेस्टी में तो यही एक बहुत ही प्रतापी बोल सकते हैं या फिर अच्छा रूलर था जिसने जनता की भलाई के लिए सोचा और बहुत सारे काम किए। मैं इसके कामों को गिनाता हूँ क्योंकि बहलोल लोदी तो सत्ता को ही संभालने में उसकी मौत हो गई, वह कुछ कर नहीं पाया, उसके कुछ काम ज़्यादा गिने नहीं जाते हैं। तो इसके काम के बारे में आप समझिए। सबसे पहले 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया। आज जो आगरा शहर है उसकी स्थापना किसने किया? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का स्थापना किया था। बाद में क्या करता है? एक फोर्ट बनाता है, एक किला बनाता है जिसका नाम क्या था? बादलगढ़ का किला का निर्माण किया। और 1506 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी भी दिल्ली से कहाँ लेकर स्थानांतरित कर दिया? अपनी राजधानी को आगरा बनाया। किसकी बात हम कर रहे हैं? सिकंदर लोदी की। मतलब सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया। उसके बाद वहीं पे बादलगढ़ के किला का निर्माण किया और 1506 ईस्वी में उसने आगरा शहर की स्थापना की। और भी इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। इसने गजे सिकंदरी की शुरुआत की। आज भी जो गज यूज होता है, गजे सिकंदरी की शुरुआत किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। और एक गजे सिकंदरी किसके बराबर होता है? 30 इंच के बराबर होता है। और ये किसके लिए था? मैंने लिखा है यहाँ पे, टू मेजर लैंड, ज़मीन को मापने के लिए, भूमि को मापने के लिए इसने गजे सिकंदरी का शुरुआत किया था।
और जो कि किसके बराबर होता है, 30 इंच के बराबर होता है। आगे इसने क्या किया था, मॉस्क को, मस्जिद को शिक्षा ग्रहण करने का केंद्र बनाया था। आज भी जो कंसेप्ट मदरसा का आता है वो सब भी यहीं से डेवलप हुआ है। और इसने एक और कार्य किया था कि नन मुस्लिम पर फिर से जजिया कर लगा दिया। मैंने बताया था इससे पहले, पहली बार जजिया कर कौन लगाया था, मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने जिस तरह से अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी तरह मैंने 3 डायनेस्टी को, गुलाम डायनेस्टी, स्लैब डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी और उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, इन तीनों डायनेस्टी को मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो फिर आप यहाँ समझ पा रहे हैं, शिक्षा का केंद्र के रूप में मस्जिद को बनाया, जजिया कर को नन मुस्लिम पे फिर से लगाया, मस्जिद को शिक्षा का केंद्र बनाया तथा गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया। जजिया कर, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जजिया कर क्या होता था, जो भी मुस्लिम को छोड़कर, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अपने तीर्थ यात्रा करने के लिए सरकार को कर देते थे। अब इसके बाद इसका एक और महत्वपूर्ण कार्य है। पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुप्तचर विभाग का प्रारंभ किसने किया। मैंने यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो वर्ड लिखा है, गुप्तचर विभाग। इसकी स्थापना किसने किया, तो नाम आता है सिकंदर लोदी का। गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने किया, सिकंदर लोदी का। अब इसकी भी मृत्यु, जो आया है उसको तो जाना है, इसकी भी मृत्यु हो जाती है 21 नवंबर 1517 ईस्वी को। बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की भी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद लास्ट रूलर आता है लोदी डायनेस्टी का, और यहाँ से तो पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। इब्राहिम लोदी के शासन के एंड होते होते दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाता है और फिर कौन आ जाता है, बाबर आ जाता है। ज़रा आप समझिए ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत, लोदी डायनेस्टी क्यों ख़त्म हुआ और क्यों बाबर आ गया। यहाँ इसकी ही कुछ नीतियाँ गलत थी। अच्छा, पहले ये किसका बेटा था, इब्राहिम लोदी जो था वो सिकंदर लोदी का बेटा था। और सिकंदर लोदी ने इसे और इसके भाई दोनों को अलग अलग राज्य दे दिया था, जौनपुर दे दिया था और अलग अलग बांट के राज्य दे दिया था। बट जैसे जैसे आदमी का महत्वाकांक्षा बढ़ता है उसके अंदर खराब भावनाएं भी पैदा होती है, और वही खराब भावना लोदी डायनेस्टी को ख़त्म करने का कारण बनता है। इसने क्या किया, किल्ड हिज ब्रदर जलाल खान। इसने अपने भाई जलाल खान की हत्या कर दी तथा जौनपुर शहर को अपने में मिला लिया। इसके बाद फिर ये ग्वालियर की तरफ बढ़ता है, ग्वालियर पे भी आक्रमण कर दिया और ग्वालियर में विक्रमजीत सिंह नाम के राजा थे। ग्वालियर विक्रमजीत सिंह का शासन केंद्र था, उनको भी हरा दिया। और बाद में लास्ट में ये किस पे आक्रमण करता है, राणा सांगा पे। और राणा सांगा इसमें जीत जाते, लेकिन बाद में क्या होता है, उनका हाथ कट जाता है और इसके कारण राणा सांगा भी हार जाते हैं। और वो एक घायल शेर की तरह इस घात में बैठे होते हैं, घायल सांप की तरह वो इस घात में बैठे होते हैं कि कब मुझे मौका मिले और मैं इब्राहिम लोदी को इसका बदला लूं। फिर से एक बार हिंदी में देख लीजिए। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का बेटा था। उसने अपने भाई जलाल खान को मारकर जौनपुर को मिलाया। उसने ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह को मारकर ग्वालियर को मिलाया और अंत में उसने राणा सांगा को हराया। बट इसमें राणा सांगा का क्या होता है, राणा सांगा जो थे, राणा सांगा का हाथ कट जाता है। इसी कार्य के कारण इसका कुख्याति हो जाता है कि ये सही रूलर नहीं है। फिर दो आदमी का नाम यहाँ पे आता है, दौलत खान लोदी तथा आलम खान, जो कि दौलत खान के चाचा थे। ये दोनों ने सोचा, उस समय तक बाबर जो था वो एक पावरफुल रूप में उभर रहा था, और इन दोनों ने मिलकर, दौलत खान और आलम खान ने इंडिया में बाबर को बुलाया।
बट बाबर इतना मूर्ख नहीं था, वो किसी सत्ता आपसी लड़ाई में वो बाहरी आक्रमण कर नहीं सकता था। वो समझने का कोशिश किया कि क्या है वहाँ का, दिल्ली सल्तनत का क्या हालत है। फिर उसने देखा कि ये आपसी लड़ाई है, बट यहाँ पे फिर से राणा सांगा जिनका हाथ उसने काटा था और लड़ाई में इसीलिए वो हार गए थे, इसके बाद क्या होता है, राणा सांगा बाबर को प्रोत्साहित करते हैं कि आप यहाँ आओ, मैं अपनी सेना भी दूंगा, आप किस पे आक्रमण करो, इब्राहिम लोदी पे आक्रमण करो। बाबर क्या करता है, दौलत खान और आलम खान के कहने पे आक्रमण करता है इंडिया पे, और साथ में राणा सांगा का सपोर्ट भी उसको रहता है। इसी सब कार्य के लिए इसकी कुख्याति हुई और लास्टली बाबर भारत आता है और इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करता है। एक बहुत ही फेमस युद्ध है, आपने बहुत बार याद किया होगा, पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में। ये कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की लड़ाई होती है। इस लड़ाई में बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है और मारा भी जाता है इब्राहिम लोदी। यहाँ पे सबका साथ भी मिलता है और फिर 21 अप्रैल, यहाँ से फिर से गलती लिखा है हिंदी में, आप ऊपर देख लीजिए, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से परास्त किया और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह से मैंने दिल्ली सल्तनत को ख़त्म किया। अब इस सीरीज़ के अगले वीडियो में मैं मुग़ल डायनेस्टी को कवर करूँगा, जिसमें जितने भी शासक हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, इन सबको मैं कवर करूँगा और इसी तरह कहानी के रूप में आपको अच्छे से याद करवाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको समय समय पर मेरे द्वारा डाले गए हिस्ट्री के, मैं बहुत सारे चीज़ों का, कंपटीशन से जुड़े हुए हर एक चीज़ों का वीडियो डालता हूँ और मैं अपनी ही भाषा में अपने ही PDF को बनाकर एक अच्छे तरीक़ा से समझाने का कोशिश करता हूँ, जिसमें आपको रटने का ज़रूरत ना पड़े। आप कहानी के रूप में ईस्वी वाइज इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, आप अच्छे से समझ सकें। इससे मैं एक बेहतर तरीका भी बताता हूँ। आप जब सोने के लिए जाते हैं ना, तो आप इस भी लीजिए, जैसे अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट आपने मेरा देखा होगा तो आप 1919 से स्टार्ट कीजिए। 1919 में क्या हुआ, फिर 1920 में क्या हुआ, फिर 21 में क्या हुआ, इस तरह करते करते 1947 तक एक बार याद कीजिए कि कौन कौन सी घटना हुई है। तो वो पूरा एक सीन आपके दिमाग में चलेगा, जिससे आप परमानेंट आपके मेमोरी में चला जाएगा और आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। मैं एक बार फिर से आपको कहता हूँ, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में मुग़ल साम्राज्य के साथ।